अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नासिर खान। वेलकम टू CSS माय विजन। इस वक्त सब्जेक्ट है हमारे पास इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, और इसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के 6 पैराग्राफ। जी हाँ, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारा इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का एक सेक्शन है, जिसके अंदर 4 पैराग्राफ पिछले 4 लेक्चर में हम कर चुके हैं, और आज एक ही लेक्चर में हम 6 पैराग्राफ को रीड करेंगे। और इसी तरीके से हम सिलेबस को थोड़ा स्पीड बढ़ा के जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पैराग्राफ रीड करते हैं। पैराग्राफ नंबर 5 हमारे पास है इस वक्त। तो इसमें उर्दू भी पैराग्राफ पे लिखा हुआ है और इंग्लिश में से ट्रांसलेट भी किया हुआ है। थोड़ा सा मैं आपके हेल्प कर देता हूँ कि इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो तुम उसे दूरबीन के दूसरे सिरे से देखते हो। तो लफ्ज़ दूरबीन है, इसकी इंग्लिश होती है टेलीस्कोप। ठीक है, देखने के लिए आप सी का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं, वर्ब ऑफ फॉर्म। तो यू सी इट फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द टेलीस्कोप। दूसरे सिरे के लिए जो हम इंग्लिश यूज़ करेंगे इसकी, वो होगा अदर एंड। तो तुम उसे दूरबीन के दूसरे सिरे से देखते हो। यू सी इट फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द टेलीस्कोप। जहाँ से इंसानी चेहरे, औरत हो या मर्द, थोड़े फासले से बड़े ही खूबसूरत नज़र आते हैं। अब यहाँ पे इंसानी चेहरे के लिए हम ह्यूमन फेसेस यूज़ करेंगे। औरत हो या मर्द, इसके लिए जो वर्ड हम यूज़ करेंगे वो होगा वो ऑफ बोथ सेक्सेस। एंड थोड़े ही फासले से बड़े खूबसूरत नजर आते हैं। अपेयर क्वाइट ब्यूटीफुल ओनली फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो कंप्लीट जो इसकी इंग्लिश होगी वो होगी, इन विच ह्यूमन फेसेस ऑफ बोथ सेक्सेस अपेयर क्वाइट ब्यूटीफुल ओनली फ्रॉम अ डिस्टेंस। उसके बाद और जब तू उनके साथ घुलता मिलता है तो काफ़ी कुछ जानता है। एंड द मोर वन गेट्स इन टच विद देम। तो यहाँ पे अब वो जो घुलता मिलता है, इसकी इंग्लिश जो हम करेंगे गेट्स इन टच विद देम, यानी काफ़ी कुछ सॉरी, घुलता मिलता की इंग्लिश क्या होगी, गेट्स इन टच विद देम। तो काफ़ी कुछ जानता है और उन पर की हुई मुलम्माकारी बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। एंड द मोर अबंडेंटली क्लियर देयर इम्प्लाई लस्ट। मुलम्माकारी बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। वाज़ेह हो जाने की इंग्लिश क्या होगी, क्लियर, और मुलम्माकारी की इंग्लिश क्या होगी, लस्ट। उसके बाद वो कहता है, बाद में पता चलता है कि ये तो खाक के सिवा कुछ भी नहीं। एंड एज सच, एंड एज सच का मतलब ये होगा बाद में पता चलता है। इट इज़ डस्ट, कि ये तो खाक के सिवा कुछ नहीं। खाक के सिवा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, इट इज़ डस्ट, कि ये सिर्फ है ही डस्ट, ये खाक के सिवा कुछ भी नहीं है। जो इस तरह के नुमाइशी प्यार में मुब्तला होता है, ही हु इंडल्जेस इन सच अ लस्टफुल लव। तो नुमाइशी प्यार की जो हम इस वक्त इंग्लिश करेंगे वो क्या होगी, लस्टफुल लव। और मुब्तला होना की इंग्लिश क्या होगी, इंडल्जेस। ठीक है, वैसे इंडल्ज का मतलब होता है आदत डालना, लेकिन यहाँ पे मुब्तला होना मतलब आदत डालना ही होगा। तो ही हु इंडल्जेस इन सच अ लस्टफुल लव। तो वो तो सिर्फ और सिर्फ गंदगी भरे तालाब में गर्दन के बल छलांग लगाने के और कुछ भी नहीं कर रहा होता। प्लंजेस हेडिंग इनटू अ डर्टी एंड फिल्दी पूल एंड फाइंड्स नो मींस ऑफ एस्केप। एस्केप ये बाद में आएगा। तो यहाँ पे देखें कि प्लंजेस हेडिंग इनटू अ डर्टी एंड फिल्दी पूल। तो लफ्ज़ जो प्लंजेस है, इसका मतलब होता है कि यूँ समझ लें छलांग लगाना, हेडिंग यानी कि गर्दन के बल, इनटू अ डर्टी एंड फिल्दी पूल, गंदगी भरे तालाब के अंदर। तो वो कहता है कि सिर्फ गंदगी भरे तालाब में गर्दन के बल छलांग लगाने के और कुछ भी नहीं कर रहा। वो एक ऐसे तालाब में छलांग लगाता है जहाँ से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं। तो इस पूरी लाइन का सिंपल सा तर्जमा है कि फाइंड्स नो मीन्स ऑफ एस्केप, कि उसके बच निकलने का कोई रास्ता नहीं। एंड नतीजे के तौर पर वो शख्स मिट जाता है। एंड इवेंचुअली गेट्स लॉस्ट। नतीजे के तौर पर की इंग्लिश क्या होगी, इवेंचुअली, और वो शख्स मिट जाता है, गेट्स लॉस्ट। अब यहाँ पे देखें, उर्दू में जो सेंटेंसेस के वर्ड होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जबकि जो इंग्लिश में सेंटेंस होता है वो एक ही वर्ड से जो है वो पूरी उसकी सेंटेंस की जो इंग्लिश होती है वो हम वाजे कर देते हैं। तो ये पैराग्राफ नंबर 5 है। पैराग्राफ नंबर 6 की तरफ चलते हैं। जी, पैराग्राफ नंबर 6 जो है हमारे पास वो ये है
जहांगीर एक दिलेर हुक्मरान था। तो जहांगीर एक नाम है, उसके लिए जहांगीर की ये स्पेलिंग लिखी हुई है। दिलेर की जो इंग्लिश हम लिखेंगे वो बोल्ड होगी, और हुक्मरान की इंग्लिश क्या होगी? रूलर। जहांगीर वाज अ बोल्ड रूलर। वो अपने आलीशान महल में रहता था। ही लिव्ड इन हिज ग्रेसफुल पैलेस। अब आलीशान के लिए जो हम वर्ड यूज करेंगे वो होगा अपना ग्रेसफुल, और महल की जो इंग्लिश होगी वो क्या होगी? पैलेस। वो अपने आलीशान महल में रहता था, यानी ही लिव्ड इन हिज ग्रेसफुल पैलेस। एक दिन उसने अपना भेष किसान की सूरत में बदला और महल से बाहर निकल गया। वन डे, एक दिन, वन डे ही चेंज्ड हिम इन द गिव्स ऑफ फार्मर। ठीक है, तो यहाँ पे जो भेष होगा उसकी इंग्लिश क्या होगी? गिव्स, और जो किसान होगी उसकी इंग्लिश क्या होगी? फार्मर। ये तो आप जानते ही होंगे, आम सी है। और महल से बाहर निकल के इंग्लिश क्या होगी? एंड वेंट आउट। तो वो कहता है कि एक दिन उसने अपना भेष किसान की सूरत में बदला और महल से बाहर निकल गया। वन डे ही चेंज हिम इन द गिव्स ऑफ फार्मर एंड वेंट आउट। उसके बाद है कि उसने एक गली में चंद लोगों को देखा। ही सा सम पीपल, जो इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। हु वर रशिंग हेयर एंड देयर इन द स्ट्रीट। तो गली की इंग्लिश जो है वो लास्ट में आएगी। इन द स्ट्रीट, गली में, चंद लोग यानी सम पीपल, और इधर उधर भागने की जो इंग्लिश होगी वो होगी रशिंग हेयर एंड देयर। इधर उधर की इंग्लिश होगी हेयर एंड देयर। रशिंग वैसे भागने की इंग्लिश रनिंग होती है, लेकिन यहाँ पे चूंकि हजूम लगा हुआ था, हजूम जब एक इधर उधर भाग रहा होता है तो उसके लिए हम रनिंग की बजाय क्या लगाते हैं? रशिंग की जो है वो वर्ड यूज कर रहे हैं इस वक्त। रनिंग भी आ सकता है, लेकिन इस वक्त रशिंग इसलिए लगाया है क्योंकि लोग जो है वो इधर उधर भाग रहे हैं। उसने उनमें से एक आदमी से पूछा। अब ही आस्क्ड ए मैन, एक आदमी से पूछा, भाई ये लोग क्यों भाग दौड़ रहे हैं? ब्रदर, वाई आर दे रनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट उसने एक क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन में उसने भाग दौड़ का लफ्ज इस्तेमाल तो किया है, तो उसके लिए यहाँ पे उसने रनिंग का वर्ड यूज किया। तो ब्रदर, वाई आर दे रनिंग, कि ये भाग दौड़ क्यों कर रहे हैं? उस शख्स ने जवाब दिया, द मैन सेड, मुझे क्या खबर, आई डोंट नो। ठीक है, इसी असना में जहांगीर ने एक खौफनाक हाथी को देखा जो लोगों के पीछे भाग रहा था। और इन द मीन वाइल, इसी असना की इंग्लिश क्या होगी? इन द मीन वाइल। जहांगीर सा एन ऑफुल एलिफेंट, ये नीचे वाली जो लास्ट लाइन है इसकी मैं इसको पढ़ रहा हूँ। तो जहांगीर सा एन ऑफुल एलिफेंट हु वाज रनिंग आफ्टर द पीपल। तो यहाँ पे जो ऑफुल है इसका मतलब होता है, नीचे नहीं जा रहा है ये जो उंगली है, तो खैर ऑफुल का जो मतलब होता है इसका मतलब होता है खौफनाक। ठीक है, ऑफुल एलिफेंट यानी खौफनाक हाथी। हु वाज रनिंग आफ्टर द पीपल, तो लोगों के पीछे। पीछे की इंग्लिश अब यहाँ पे वर्डली नहीं आएगा, बल्कि किसी के पीछे जब भागना होता है तो उसको हम आफ्टर का वर्ड यूज करते हैं, आफ्टर द पीपल। लोगों के पीछे भाग रहा था, रनिंग आफ्टर द पीपल। तो ये था हमारा जो पैराग्राफ नंबर 6। पैराग्राफ नंबर 7 भी हम आज ही के लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट पैरे की तरफ चलते हैं। छोटा सा शॉर्ट सा पैरा है। इसमें वो कहता है कि दिसंबर 1530 में जब बाबर मरा तो उसकी उम्र सिर्फ 48 साल थी। इन द दिसंबर 1530, दिसंबर 1530 में, इन दी दिसंबर। अब दिसंबर के साथ जो आर्टिकल है वो दी लगेगा। ठीक है, इन दी दिसंबर 1530, उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। जब बाबर मरा, व्हेन बाबर डाइड, उसकी उम्र सिर्फ 48 साल थी। ही वॉज ओनली 48 ईयर्स ओल्ड, 48 ईयर ओल्ड, 48 साल थी। उसकी मैयत आगरा से काबुल ले जाई गई। हिज बॉडी वॉज टेकन फ्रॉम आगरा टू काबुल, यहाँ पे हिज लिखा हुआ है, तो हिज बॉडी वॉज टेकन फ्रॉम आगरा टू काबुल। तो वॉज टेकन यानी ले जाई गई, फ्रॉम आगरा टू काबुल, काबुल आगरा से काबुल की तरफ, जहां उसे एक बाग बाबुर में दफन किया गया। वेयर इट वॉज ब्यूरीड इन ए गार्डन, इट वॉज ब्यूरीड इन ए गार्डन, उसे दफन किया गया एक बाग में, और उस बाग का नाम उसने बताया हुआ है द बाग बाबुर, के बाग बाबुर में उसे दफन किया गया। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ नंबर 8 है।
पैराग्राफ 8 जो है ये यूँ समझ लें कि मेरे जितने भी इस वक्त मैंने पैराग्राफ पढ़े हैं उसमें सबसे फेवरेट पैराग्राफ मेरा यही है। इसको पैराग्राफ कहाँ से लिया गया ये नहीं पता, लेकिन ये पैराग्राफ पढ़ते ही बहुत जो है वो पैराग्राफ अच्छा लगा है और बहुत ही यूँ समझ लें बेहतरीन पैराग्राफ है। इसको चलो रीड करते हैं। कहता है कि खुदा में ऐसी वैसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। इन हेवन देयर इज नथिंग एल्स। अब खुदा के लिए जो वर्ड यूज किया उसने किसका वर्ड यूज किया हुआ है? हेवन का। इन हेवन देयर इज नथिंग एल्स। अब इससे अगला जो जुमला है वो बहुत ही एक यूं समझ लें बहुत ही कमाल जुमला है, बहुत ही लाजवाब जुमला है। से आदमी ने कहा, द ब्लैक सेड द ब्लैक मैन, क्या कहा? खुदा मोहब्बत है और मोहब्बत खुदा है। क्या बात कही है। हेवन इज लव एंड लव इज हेवन। खुदा मोहब्बत है और मोहब्बत खुदा है। हेवन इज लव एंड लव इज हेवन। उसके बाद वो कहता है कि मोहब्बत वो नहीं है जिसे तुम मोहब्बत कहते हो। लव इज नॉट वट कॉल लव। मोहब्बत वो नहीं है जो तुम उसे मोहब्बत कहते हो। मैंने अपनी सारी जिंदगी इंसानियत की खिदमत में गुजार दी। आई गिव माई लाइफ फॉर द सर्विस ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स। अब यहाँ पे गुजारने के लिए जो वर्ड यूज किया हुआ, मतलब आपने अपनी लाइफ दे दी। किसको दे दी? ह्यूमन इंसानों की खिदमत को, सर्व कर दी, उनको वक्फ कर दी। तो वक्फ करने के लिए हम जो लफ्ज यूज करेंगे वो गिव का आएगा। आई गिव माई लाइफ फॉर द सर्विस ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स। क्योंकि बिकॉज मेरी ख्वाहिश है कि इंसानों और खुदा के दरमियान जो ताल्लुक खत्म हो गया है, I wish that the broken fellowship between them and God खत्म हो गया है, वो फिर से बहाल हो जाए। मे बी रिस्टोर। तो बहाल हो जाने की इंग्लिश क्या होगी? रिस्टोर्ड। तो कहता है क्योंकि आई विश दैट द ब्रोकन फेलोशिप बिटवीन देम एंड गॉड, के खुदा और इनके दरमियान जो ताल्लुक खत्म हो गया है, मे बी रिस्टोर्ड, वो दोबारा से बहाल हो जाए। उसके बाद है, अगर तुम्हें इंसानों से मोहब्बत नहीं, यू डोंट लव योर फेलो मैन। इंसानों के लिए जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं वो क्या है? फेलो मैन। तो तुम्हें खुदा से भी मोहब्बत नहीं। सो यू डोंट डू नॉट लव गॉड। मोहब्बत करने के जरिए एक दूसरे की खिदमत करो। बाय लव सर्व वन एन अदर। वो कहता है कि यू डोंट लव योर फेलो मैन एंड सो यू डू नॉट लव गॉड। कि अगर तुम अपने जो इंसान हैं, अपने भाई हैं, उनसे मोहब्बत नहीं करते तो तुम खुदा से भी मोहब्बत नहीं करते। ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि बाय लव सर्व वन अनदर। मोहब्बत करने के जरिए एक दूसरे की खिदमत करो। नेक्स्ट नंबर 9 पे हमारे पास पैराग्राफ है। हुमायूं बाबर की 4 बेटियों में सबसे बड़ा था। हुमायूं द एल्डेस्ट ऑफ बाबूज 4 सन। बेटों यहाँ पे बेटे हैं, मैंने बेटियां पढ़ दिया। तो हुमायूं बाबर के 4 बेटों में सबसे बड़ा था। हुमायूं द एल्डेस्ट ऑफ द बाबूज 4 सन। वो अपने बाप की वफात के बाद शहनशाह बना। बिकेम एम्पियर आफ्टर हिज फादर्स डेथ। तो शहनशाह की इंग्लिश यहाँ पे क्या यूज करेंगे? एम्पियर। आफ्टर हिज फादर डेथ, अपने बाप की वफात के बाद। जब बाबर मरा, बिफोर ही डाइड। तो बिफोर ही डाइड, इसने बिफोर वर्ड क्यों लिया हुआ है, व्हेन क्यों नहीं लिखा? तो ये आगे पढ़ के आपको समझ आएगा। जब बाबर मरा तो उसने मरने से पहले हुमायूं को वसीयत की। तो मरने से पहले, पहले का वर्ड जो है यहाँ पे बाद में आया हुआ है, तो इसको वाजे करने के लिए उसने लिखा हुआ है बिफोर ही डाइड बाबर हैड आस्क्ड हुमायूं। बाबर ने वसीयत की, वो अपने भाइयों से शफकत से पेश आएगा कि हुमायूं टू बी काइंड टू हिज ब्रदर। बाबर हैड आस्क्ड हुमायूं टू बी काइंड टू हिज ब्रदर्स, कि उसने वसीयत की कि वो अपने भाइयों से शफकत से पेश आएगा। हुमायूं ने ऐसा ही किया, ऐसा ही करने का वादा किया, और वालिद की वफात के बाद उसने ऐसा ही किया। हुमायूं प्रॉमिस टू डू दिस। हुमायूं ने ऐसा करने का वादा किया। उसके बाद है, एंड आफ्टर हिज फादर डेथ डिड नॉट फॉरगेट हिज प्रॉमिस, कि अपने दिए हुए वादे को वो ना भूला। डिड नॉट फॉरगेट हिज प्रॉमिस, कि अपने दिए हुए वादे को ना भूला। वो सल्तनत को अपने तीनों भाइयों में तकसीम करना चाहता था। ही वांटेड टू डिवाइड द किंगडम अमंग हिज 3 ब्रदर्स। तो जहाँ पे जो सल्तनत है उसकी इंग्लिश किंगडम यहाँ पे लिखी हुई है।
तो कहते ही वांटेड टू डिवाइड द किंगडम अमंग हिज ब्रदर्स, लेकिन उसके वजीरों ने इस ख्याल को पसंद ना किया। बट हिज मिनिस्टर्स डिड नॉट लाइक द आइडिया, लेकिन उसके जो मिनिस्टर्स थे उसको इसका ख्याल पसंद ना आया। उसके बाद जो लास्ट आज का पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 10, वो है मोहब्बत लेती है और लिए चली जाती है। लव टेक्स एंड गोज ऑन टेकिंग। जब एक औरत किसी शख्स से मोहब्बत करती है, व्हेन ए वुमन लव्स ए मैन, तो वो शेरनी की तरह मोहब्बत करती है और उस शख्स को निगल जाती है। शी लव्स विद द लव ऑफ द लाइनेस। अब शेरनी की जो इंग्लिश होगी वो क्या होगी, लाइनेस। एंड ईट्स हिम अप, और उसे निगल जाती है, अपने जिस्म का हिस्सा बना लेती है। एंड ईट्स हिम अप एंड मेक हिम अ पार्ट ऑफ हरसेल्फ। अब यहाँ पे लेती है कि इंग्लिश क्या लेंगे, टेक्स एंड गोज ऑन टेकिंग। जब औरत मर्द से प्यार करती है तो व्हेन ए वुमन लव्स ए मैन, शी लव्स विद द लव ऑफ अ लाइनेस, शेरनी की तरह, लव ऑफ लाइनेस, शेरनी की तरह। एंड ईट्स हिम अप, और उसे निगल जाती है। एंड मेक हिम अ पार्ट ऑफ हरसेल्फ, और उसे अपने जिस्म का हिस्सा बना लेती है। इस वक्त वो शख्स उस चीज के बारे में नहीं सोचता जो उसे खुश करती है। फ्रॉम दैट टाइम, उस वक्त, ही हैज कहाँ गया, सॉरी ये अंगूठा चला गया, चलो। ही हैज टू थिंक नॉट ऑफ व्हाट प्लीज हिम, कि वो इस चीज के बारे में नहीं सोचता जो उसे खुश करती है, बल्कि उस चीज के बारे में सोचता है जो उसकी महबूबा को पसंद आती है। बट ऑफ व्हाट प्लीज हर, तो यहाँ पे वो इतनी बड़ी सेंटेंस का जो है वो छोटा सा उसने एक जुमला लिखा हुआ है कि बट ऑफ व्हाट प्लीज हर, कि जो उसकी महबूबा को पसंद आती है। उसके बाद है वो उसके बाद उसकी ज़ात के दरमियान, उसके और खुदा के दरमियान खड़ी हो जाती है। शी स्टैंड्स बिटवीन हिम एंड हिमसेल्फ, कि वो उसकी ज़ात और उसके दरमियान खड़ी हो जाती है। यानी कि इंसान जो सोचता है वो नहीं कर सकता, बल्कि वो करता है जो उसे वो कहती है। मोहब्बत एक निकल जाने वाली चीज़ है। उसके बाद हिमसेल्फ, बिटवीन हिम एंड गॉड, खुदा और उसके दरमियान भी खड़ी हो जाती है। लव इज डिवोरिंग थिंग, डिवोरिंग का मतलब क्या होगा कि निगल जाने वाले। क्या तुम तसव्वुर कर सकते हो कि खुदा में भी ऐसी मोहब्बत होगी? कैन यू इमेजिन हेवन विद लव इन इट, तो खुदा के लिए यहाँ पे भी वर्ड उसने हेवन का यूज़ किया हुआ है, और तसव्वुर करने की इंग्लिश क्या होगी, इमेजिन। कैन यू इमेजिन हेवन विद लव इन इट, कि क्या तुम तसव्वुर कर सकते हो कि खुदा में भी ऐसी मोहब्बत होगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने तकरीबन 5 से 10 तक पैराग्राफ्स को डिस्कस किया। 6 पैराग्राफ थे। आने वाले लेक्चर्स में मजीद पैराग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।